नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस में किसी पेशेंट का क्यों बिहेवियरल चेंज होता है। या तो पेशेंट बच्चे की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है या फिर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है किसी पैरालिसिस पेशेंट के साथ और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो अपने घर वालों से वो लड़ना शुरू करता है, एक्सरसाइज के लिए मना करना शुरू करता है। घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेकर पेशेंट को शांत रखने के लिए ना जाने कितनी टाइप की मेडिसिन को चलाते हैं, उनके उसको गुस्सा ठंडा रहे। और जब हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो देखा क्या जाता है कि पेशेंट जो पहले थोड़ी बहुत बात कर लेता था वो बात करना छोड़ देता है, वो अकेले में बैठना पसंद करता है, डिप्रेशन में चलाना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसको कोई भी चीज़ समझ में ही नहीं आ रही होती, वो किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं कर रहा होता। घर वालों की ज़िंदगी थोड़ी है आसान ज़रूर हो जाती है मगर पेशेंट के अंदर रिकवरी ज़ीरो हो जाती है। तो पहले समझते हैं कि ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पेशेंट के बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो गए। तो ब्रेन को समझने की कोशिश की और हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, चाहे हमारी वो हंसी है, खुशी है, हमारा हाथ हिलना है, हमारा पैर चलना है, सब कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब जब ब्रेन में क्लॉट आया था, तो जब ब्रेन में क्लॉट आया था या फिर कोई हैमरेज हुआ, नस फटी, तो ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से को नुकसान हुआ। अगर वो हिस्सा हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है तो देखा क्या जाता है एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर खत्म हो गया, उसको भी पैरालिसिस हो गया। यानी अगर पेशेंट के ब्रेन में खुशी वाला जो सेंटर है, हंसने वाला जो सेंटर है, वहाँ पे कोई दिक्कत है तो उसके जो ऑपोजिट जो हमारा बिहेवियर होता है ना, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। यानी अगर पेशेंट को हंसना है तो वो हंसना कोशिश करेगा बट उसका रोना निकल जाता है क्योंकि उसके पास जो सेंटर है जो उसे हंसी देता है, खुशी देता है, वो कहीं ना कहीं कम काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, नस फटी थी। अब जब दूसरा एक्टिवेट हो गया है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी तरह से उसे रोक नहीं सकते। अब जैसे किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमें गुस्से के उल्टा हमारा कौन सा बिहेवियर होता है? शांत रहना, है ना, अपने ब्रेन को कंट्रोल से चलाना और शांत रहना। अगर किसी का ब्रेन का अंदर का शांत का या सेटिस्फेक्शन का जो बिहेवियर का जो सेंटर है वहाँ पे किसी टाइप की दिक्कत हो जाए, वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो हमारा जो इरिटेशन है कि किसी भी बात पे गुस्सा आ जाना, हर चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करते रहना, वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट को हर अच्छी चीज़ बुरी लगती है। मेडिसिन दे रहे हो तो मुझे नहीं खानी, मुझे जीना नहीं है, मैं छत से छलांग मारने जा रहा हूँ। तो ऐसे जो बिहेवियर होते हैं वो सामने आने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन में जो बैलेंस था हंसी का, खुशी का, दुख का, वो बिगड़ जाता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत बनता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली के लिए। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है? तो अगर आप सोचते हैं कि हम एक गुस्से वाले पेशेंट को एक सुलाने वाली मेडिसिन देकर उसे शांत कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक मेडिसिन ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन को शांत रखिए, वो तब तक काम करेगी। मेडिसिन को हटाते ही पेशेंट का जो पुराना बिहेवियर है वो सामने आना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो चेंजेस चाहिए थे, जो बैलेंसिंग चाहिए थी हंसी की, खुशी की और दुख की, वो नहीं हो पाई है। तो जब तक हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तब तक पेशेंट शांत बैठा रह सकता है। मगर दिक्कत क्या होती है कि जितनी भी हम ऐसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करती हैं, इनका एक छोटा सा रिजल्ट होता है कि डिप्रेशन, और ये हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन होती हैं। यानी अगर आपको खुशी फील करनी है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, आप अपने आप किसी चीज़ को फील नहीं कर सकते, खुशी को फील नहीं कर सकते। तो आपने ध्यान के रखना होता है कि हमने इन मेडिसिन से बचना होता है क्योंकि ये हमारे सिम्टम्स को दबा देती है। अगर आपकी बॉडी कोई सिम्टम दे रही है, अगर वो गुस्सा ज़्यादा कर रही है, तो हमें पता है कि वहाँ पर दिक्कत है, हमें दिक्कत को फेस करना है। दिक्कत को दबा देने से दिक्कत जाएगी नहीं। तो हमने पेशेंट के दूसरे ब्रेन का सेंटर जहाँ पे नुकसान हुआ था, जो इरिटेशन का उल्टा है, सुकून देने वाला सेंटर, उसको हमने रेगुलेट करना होता है, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना होता है। अब ब्रेन के अंदर जो भी फंक्शन है, चाहे आपका हाथ चलना हो, पैर चलना हो, आपके मूड को बैलेंसिंग वाला कोई भी चीज़ है, वो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हैंडल कर रहे होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैंडल कर रहे होते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स को हम किस तरह से एक पैरालिसिस पेशेंट में रिकवर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, उनको चाहे हाथ पैर में इंप्रूवमेंट चाहिए हो, चाहे उनको मूड में स्टेबलाइजेशन चाहिए हो, तो एक छोटा सा है कि अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करो।
अब जो पेशेंट इस वीडियोस को लंबे टाइम से देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उनको न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगी। फिर भी मैं जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं छोटा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की हीलिंग प्रोसेस है। जैसे आपकी स्किन पे कोई कट लगता है तो क्या होता है, जख्म भर जाता है, तो हम कहते हैं कि जख्म भर गया, हील हो गया। मगर ब्रेन के अंदर क्या होता है कि न्यूरॉन्स सेल जो होते हैं वो हमारे जो हमें पैदा होते समय मिले होते हैं वो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाते, वो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाते, तो उनकी जो संख्या वो फिक्स रहती है, वो एंड तक कम हो जाएंगे मगर वो बढ़ेंगे नहीं। अब ऐसी जगह पे ब्रेन के अंदर जब नुकसान होता है तो सेल एक दूसरे सेल को पैदा करके उस जख्म को भरता नहीं है, उनको अपने साइज को, अपनी कॉम्प्लेक्सिसिटी को बढ़ाना होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसलिए ब्रेन में हुए नुकसान की भरपाई मुश्किल होती है। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर जो पूरी वीडियो है मैं इस वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, आप आराम से देखिएगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि ब्रेन किस तरह से सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और क्यों पहले 6 महीने में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है और 6 महीने हो जाने के बाद, बीत जाने के बाद पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अब आपने करना क्या है ये जान लेते हैं। अगर आपके पेशेंट के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं कि वो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो आप लोगों ने उसको बहुत ठंडे तरीके से हैंडल करना है, उसे सप्रेस नहीं करना आपने किसी भी टाइप की साइकोटिक मेडिसिन की हेल्प से। जितना आप कामली उस पेशेंट को हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा वो रिकवर कर पाएगा। आपने उनकी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, आपने उनकी डाइट पे ध्यान देना है, आपने उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे हेल्प करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप हमारी हेल्प लेकर अपने पेशेंट को दोबारा से काम करने लायक बना सकते हैं। अब मैं जाने से पहले चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट्स की वीडियोस देखें तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि पैरालिसिस में रिकवरी किस तरह से पॉसिबल है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में, राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साई संजीवनी के ट्रीटमेंट से। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8 20 मार्च को। 20 मार्च। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मेरे को, मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियाँ से चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, उन दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साई संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साई संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? 1 मंथ से 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 6 महीने की दवाई खा लूँगा मगर मुझे सही होना। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है इतनी अगली महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चला कर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने। 4 महीने बाद, ठीक है।
इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर है जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है।